सीक्रेट वॉरियर्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से जो पिछला एपिसोड था हमारा वो एक बहुत ही एपिक किस्म का कोई फ्लैशबैक था जो कि इस पूरी की पूरी स्टोरी को उसके रूट्स के साथ जाके जोड़ता है। मतलब हमने उसके अंदर देखा कि किस तरीके से हाइड्रा, शील्ड, लेवाइथन वो सारी की सारी जो हैं वो एक ही दिन एक ही साथ एक ही जगह के ऊपर बनी है, जहाँ पे एक ग्रेट व्हील ऑफ ज़ोडिएक करके एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने उन सारे के सारे लोगों को जमा किया था और उनको अलग अलग मिशन के ऊपर अलग अलग चीज़ों को रिट्रीव करने के लिए भेजा था। और ये सारी की सारी वही चीज़ें हैं जो कि इन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस बनती हैं। और इसी के बाद से ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से दुश्मनी के ऊपर आ गई। किस तरीके से एक मिस्टीरियस शख्स जो कि अपने आप को जो है बेसिकली एरीज के नाम से बुला रहा था, उसने इन सबको ये सारी की सारी चीजें दी थी जिसके जरिए वो इतने ज्यादा पावरफुल हो पाए हैं। तो सच में लिटरली जो पिछला एपिसोड था वो आज तक का सबसे ज्यादा एपिक एपिसोड था इस पूरी की पूरी सीरीज का। तो अब आगे इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मेरे पास एक कंसर्न है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग को मैं देख रहा हूँ कि इस पूरी की पूरी सीरीज के ऊपर व्यूज काफी ज्यादा नीचे आ रहे हैं, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा शॉकिंग बात है। क्योंकि मैंने नहीं आज से पहले मार्वल कॉमिक्स के अंदर इस तरह के एक मास्टरपीस स्टोरी को पढ़ा हो। मतलब ये स्टोरी मेरे हिसाब से एक बहुत ज्यादा मास्टरपीस है जिसको बहुत खूबसूरती से लिखा गया है। अब आप में से बहुत ज्यादा लोग इसको पसंद इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि शायद ये थोड़ी सी स्लो है, इसके अंदर एक्शन कम है, लेकिन बिलीव मी अगर आप इस स्टोरी को एंड तक देखेंगे तो आपको सच में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फील आएगी। और वो हमारे पास सिर्फ कुछ ही इश्यूज रह गए हैं। खैर हम अपनी स्टोरी पे दोबारा से कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि अभी हम प्रेजेंट डे के अंदर शिफ्ट होते हैं समवेयर सीक्रेट समवेयर क्वाइट, जहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली निक फ्यूरी और बैरन वॉन स्ट्रकर दोनों के हाथ पांव बांध के उनको बिठा दिया गया कुर्सी के ऊपर और क्रैकन कमरे के अंदर घुसता है और कहता है अपना चाकू निकालते हुए कुछ मिनट लो और आपस में शांति को बहाल करो। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो चाकू को वहाँ पे टेबल के ऊपर गाड़ के वहाँ से आगे चले जाता है और कहता है कि अंत बहुत ज्यादा करीब है जेंटलमैन, तुम इस बात को जानते ही हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि क्रैकन वो दरवाजा बंद करके उन दोनों को अकेला छोड़ देता है एक चाकू के साथ। तो वहीं से बैरन बोलता है कि वो जब वापसी लौट कर आएगा तो वो हम दोनों को जान से मार डालेगा। तो फ्यूरी बोलते हैं अच्छा तो मैं क्या करूं? तो बैरन बोलता है तो से तुम्हारा क्या मतलब है? उन लोगों ने मुझे पिछले तकरीबन यहाँ पे 5 दिन से रखा हुआ है या फिर 1 हफ्ता भी हो सकता है। मुझे यहाँ से बार बार जो है यहाँ से वहाँ ले जाने की कोशिश की गई है, लेकिन मैं इस बारे में श्योर हूँ कि हम लोग अंडरग्राउंड के अंदर ही कहीं मौजूद हैं। मैं भी अब इन सारी की सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि ये सब कुछ खत्म कर दिया जाए। फ्यूरी, ये लंबी दुश्मनी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है और अब मैं इससे थक चुका हूँ। लेकिन हम में से कोई एक अगर लूज हो जाए तो वो दूसरे को बचा सकता है। लेकिन तुम्हारे मुंह पे अगर स्माइल क्यों है? तुम्हें क्या चीज़ जो है इतनी ज़्यादा फनी लग रही है? लेकिन अगले वाले हम देखते हैं कि निक फ्यूरी उसकी तरफ देख के उसके ऊपर थूकते हैं, यानी कि वो ना उसकी मदद करना चाहते और ना ही उसकी मदद लेना चाहते हैं। तो ये देख के बैरन बोलता है क्या सच में बस इतना ही? दिस इज द एंड यू वांट? तो वहीं से निक फ्यूरी बोलता है कि मैं अपना पीस ऑलरेडी कायम कर चुका हूँ स्ट्रकर, और इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्योंकि आपको याद होगा कि निक फ्यूरी ने अभी अभी अपने एक बेटे को खोया जिसकी लाश के ऊपर वो खड़े हुए थे, और वही सारी की सारी बातें निक फ्यूरी के दिमाग में घूम रही हैं और वो इस दुश्मनी को भुला नहीं पा रहे हैं। और वहीं से हम देखते हैं कि बैरन फौरन जज्बात में नजर कहता है कि ऐसा कुछ है जो कि मैं भी तुम्हें बताना चाहता हूँ एक ज़्यादा लंबे अरसे से, ऐसा कुछ जो कि मैं बता देना चाहता हूँ इससे पहले कि हम दोनों के साथ कुछ हो जाए। इन सारी की सारी चीज़ों के दरमियान जो शुरू से हमारी इतनी लंबी जंग चलते हुए आ रही है, इस सब की जब से शुरुआत हुई है, जब से लेके आज तक, इन सारी की सारी चीज़ों के अंदर मैंने जो सबसे ज़्यादा चीज़ को एंजॉय करा वो ये है कि किस तरीके से मैंने तुम्हें अपना प्ले थिंग बनाया हुआ था, अपना प्यादा बनाया हुआ था। मेरा सिर्फ जिंदगी के अंदर एक ही रिग्रेट है कि जब तुम्हें इस बारे में पता चला था कि किस तरीके से पूरी की पूरी शील्ड को हाइड्रा ही कंट्रोल कर रही है, यानी कि मैं कंट्रोल कर रहा हूँ और तुम इतने टाइम से मेरे लिए काम कर रहे थे, तो उस वक्त तुम्हारे चेहरे के ऊपर जो लुक था मुझे उसको देखना था और उस चीज को मैंने मिस कर दी, और यही मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट है। इस बात को याद रखना फ्यूरी कि मैंने तुम्हें अपना गुलाम बनाया था उस दिन। अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि इस पूरी की पूरी सीक्रेट इन्वेजन की जो शुरुआत हुई थी वो उसी बात से हुई थी कि जब निक फ्यूरी को ये बात पता चली थी कि शील्ड जो है दरअसल वो पूरे की पूरा हाइड्रा के कंट्रोल के अंदर है और हाइड्रा के बड़े बड़े लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो यही पूरा का पूरा प्लॉट जो है वो बेसिकली कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के अंदर भी उठाया गया था, जो कि इसी कॉमिक से लिया गया था। और इसी तरह निक फ्यूरी अपना मुंह फेर लेते और कहते हैं कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, ऑब्वियसली तुम जीत गए हो। तो स्ट्रकर बोलता है कि गॉड मुझे तुमसे बहुत ही ज्यादा नफरत है। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि तुम जानते हो ना कि एक बार मुझे एक आदमी ने बहुत ही अच्छी बात बताई थी कि नफरत असल में दरअसल कुछ होती ही नहीं है, बल्कि असल में नफरत का सिर्फ मतलब ये है कि आपका डर। नफरत आप उसी चीज से करते हैं जिस चीज से आपको डर लगता है। तो बैरन मुस्कुराता और कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ये बात सच है? तुम्हें लगता है कि सीक्रेटली मैं तुमसे डरता हूँ और इसलिए मुझे तुमसे नफरत है? निक फ्यूरी बोलते हैं कि नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नहीं डरते हो, लेकिन तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। और इसी तरह हम अगले पल देखते हैं कि क्रैकन वहाँ पे एक ब्रीफकेस लेके कमरे के अंदर एंटर होता है और खामोशी से उस ब्रीफकेस को टेबल पे रखता है और उस चाकू को निकालते हुए बोलता है आई एम सॉरी, क्या मैं आप लोगों को इंटरप्ट तो नहीं कर रहा हूँ? इसी तरह अगले पल क्रैकन जो है वो बैरन के चेहरे के ऊपर अपना चाकू रखता है और कहता है आई अस्यूम कि तुम इसी बात को प्रीफर करोगे कि मैं सबसे पहले फ्यूरी को काटना शुरू करूं तुम्हारी आंखों के सामने। क्या मैंने ठीक कहा स्ट्रकर? तो वहीं से स्ट्रकर बोलता कि हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा ही चाहता हूँ। और इसी तरह क्रैकन निक फ्यूरी के पास जाके खड़ा हो जाता है। तो स्ट्रकर बोलता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि ये सब तुमने क्यों किया।
तो क्रैकन बोलता है कि क्या मतलब मैंने क्यों किया? तो कहता है कि मेरा मतलब यही है कि आखिरकार तुमने मुझे धोखा क्यों दिया क्रैकन? तो क्रैकन बोलता है अच्छा तो तुम अब मुझसे सच जानना चाहते हो, यानी कि ये सब ये क्यों होता आ रहा है? तो मैं तुम्हें बताता चलूं कि जब तुमने मुझसे ये सवाल करा तो इसका मतलब ये है कि ठीक उसी वक्त तुमने अपने सारे के सारे घमंड को तोड़ दिया, उसको चकनाचूर कर दिया, क्योंकि तुम्हें मुझसे इन्फॉर्मेशन चाहिए। और बैरन जैसा कि तुम जानते हो कि इन्फॉर्मेशन इज अ प्रीशियस कमोडिटी और इसकी एक ना एक बड़ी कॉस्ट होती है। तो क्या तुम वाकई में इस पूरी की पूरी चीज की कॉस्ट को चुकाने के लिए तैयार हो? क्या तुम वाकई में जानना चाहते हो कि आखिरकार तुमसे कौन कौन सी बातों को छुपा के रखा गया है? और इसी तरह हमारी कहानी बेसिकली शिफ्ट होती है यहाँ से बहुत साल पहले। तो बेसिकली ये वही टाइम है जब नई नई हाइड्रा और शील्ड वगैरह बने थे, और यहाँ से हम लोग शिफ्ट होते हैं अगाराशिमा के अंदर, जो कि एक स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ क्लैन यशीदा है। यहाँ पे बेसिकली देखते हैं कि यहाँ पे जो हैंड के मास्टर शोमा जी होते हैं वो यहाँ पे मौजूद होते हैं, और यशीदा क्लैन का जो बड़ा हेड होता है इस वक्त वो बोलता है मैं एक ख्वाब देख रहा था जिसके अंदर बर्फ गिर रही थी मास्टर सोमा, और आखिरकार ऐसी क्या अर्जेंट बात हो गई जिसके लिए आपने क्लैन यशीदा को फौरन से यहाँ पे बुला लिया, वो भी इतनी रात के अंदर? तो वहीं से शोमा बोलता है कि ऑनरेबल लॉर्ड शिंगन, मैं आपको काफ़ी ज़्यादा माफ़ करना चाहूँगा कि मैंने इस तरीके से आपको रात के अंधेरे में तंग करा और मैं इतना ज़्यादा इम्पेशेंट हो गया, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि अगर मैं आपसे आज मिलने के लिए नहीं आता तो शायद उसके बाद मुझे ज़िंदगी में कभी आपसे मिलने का चांस नहीं मिलेगा। टुमारो इज़ ऐश एंड आई नीड योर फेवर टुडे, और मुझे आपसे एक फेवर की ज़रूरत है आज। तो लॉर्ड शिंगन बोलते हैं कि हाँ बोलिए, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? तो वहीं से वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि उस बॉक्स को लाजमी खोलना होगा। तो वहीं से लॉर्ड शिंगन बोलता है आप किस बॉक्स की बात कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मास्टर सोमा जो है वो उसको घूर घूर के देख रहे होते हैं, तो लॉर्ड शिंगन समझ जाते हैं और अपने एक बंदे को इशारा करते हैं उस बॉक्स को लाने के लिए। अब दरअसल आपको नहीं पता तो ये वही बॉक्स है जिसके जरिए कॉन्टेसा ने पूरी की पूरी मगदान वगैरह को दोबारा से रिजरेक्ट किया था, और ये बॉक्स दरअसल इस वक्त जो है यहाँ पे क्लैन यशीदा के पास मौजूद है। और हम देखते हैं कि मास्टर सोमा उस बॉक्स को लाके देते हैं और उसके अंदर से वही हाइव वाली चीज़ निकालते हैं, यानी कि वही पूरी की पूरी पावर सोर्स जो कि स्ट्रकर और सोमा ने मिलकर जो है लेवाइथन के बेस से चुरा ली थी, जिसके जरिए उनकी आर्मीज अजीब व गरीब एलियंस के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गई थी और वो अपने भाई विक्टर को दोबारा जिंदा नहीं कर पा रहा था। और यही बेसिकली पूरा का पूरा हार्ड होता है जो कि आगे चल के लेवाइथन वापसी हासिल करता है, और उसके बाद बेसिकली वो दोबारा से खड़े होते हैं। लेकिन वहीं से मास्टर सोमा बोलते हैं कि तुम्हारा ये कर्ज मुझ पर सारी जिंदगी रहेगा लॉर्ड शिंगन। तो वहीं से क्लैन यशीदा का जो लॉर्ड शिंगन होते हैं वो कहते हैं क्या आप इस बात को जानते हैं ना कि इस वक्त आपके पास क्या चीज मौजूद है? ये बॉक्स जो है ये बहुत ही ज्यादा पुराना है, ये बॉक्स मेरी फैमिली से पुराना है, ये बॉक्स मेरे क्लैन से पुराना है, ये हमारी पूरी की पूरी नेशन से ज्यादा पुराना है, और इस बॉक्स के अंदर हमारी लेगेसी मौजूद है, बोथ डेथ एंड मैडनेस। क्या आप इस बात को जानते हैं शोजी कि जिस किसी ने भी इस बॉक्स को खोला है वो दोबारा इस बॉक्स को खोलने के लिए जिंदा नहीं रहा है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है लॉर्ड शिंगन, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी ही मर चुका हूँ। और इसी तरह क्रैकन बताता है कि ये बात उनकी बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि अगले ही दिन शोजी शोमा को जो है वो मगडान ने एक पूरी की पूरी आर्मी के साथ जाके मार डाला। लेकिन जैसा कि हम दोनों इस बात को जानते हैं कि इस बात को कभी भी रिवील नहीं किया गया कि उस पावर सोर्स के साथ क्या हुआ, एंड फॉर और पर्पस एंड इंटेंट हम दोनों इस बात को जानते हैं कि यही वो पूरी की पूरी पावर सोर्स थी जिसकी वजह से लेवाइथन जो है एक इन्फिनाइट लूप के ऊपर चले गया था और वो कुछ करने के काबिल नहीं रहा था, क्योंकि ये बात कोई नहीं जानता था कि हमने उस पावर सोर्स को किसके हवाले करा और उसको कहाँ पे छुपा के रखा हुआ है। और इसी वजह से लेवाइथन की सारी फोर्सेस टेबल से गायब थी इतने ज्यादा लंबे टाइम के लिए, और वो काफी लंबे अरसे तक वहीं पे रहे। मगदान कंटिन्यू था अपनी इस पूरी की पूरी सर्च के अंदर कि किस तरीके से वो सेफली अपने ब्रदर्स और सिस्टर्स को दोबारा से रिवाइव कर सके उस पावर सोर्स के जरिए। लेकिन ये बात उसको नहीं पता थी कि वो पूरी की पूरी चीज कहाँ रखी गई है, अनटिल मैंने उसको इस बारे में अलर्ट दी कि किस तरीके से वो पावर सोर्स जिसकी उसको तलाश है वो क्लैन यशीदा के अंदर एक हिडन बॉक्स के अंदर मौजूद है। तो ये देख के बैरन बोलता है कि क्या तुमने लेवाइथन को बनाने में दोबारा से मदद की है? तो क्रैकन बोलता है कि ओ हाँ, तुमने मुझे बिल्कुल ठीक तरीके से सुना। उसके बाद भी कुछ अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशंस हमारे सामने आई, लेकिन इवेंचुअली लेवाइथन दोबारा से रिबॉर्न हो गया। उस डिवाइस के जरिए वो लोग शेडोज से निकलकर वापसी सामने आए, और वो दिन था और आज का दिन था कि हाइड्रा के ऊपर कहर बरस रहा है। और उसके बाद तो सारे के सारे पीसेस बोर्ड के ऊपर आ ही गए, जो कि तुम अब देख ही रहे हो। तो वहीं से बैरन बोलता है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, ये धोखा, मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि तुमने मुझे धोखा दिया है, शायद तुम्हारे कुछ नए नियम आ गए होंगे जिसके लिए तुम खड़े हो रहे हो, लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल भी मेक सेंस नहीं बना रही कि तुमने लेवाइथन की मदद करी है। इस बात का कोई सेंस नहीं बनता है। तो क्रैकन बोलता है इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तो बैरन बोलता है मैं जानता हूँ इस बात को कि हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर एक दूसरे से काफ़ी डिसएग्रीमेंट्स रखे हैं, लेकिन हमारी आइडियोलॉजी जो थी वो बिल्कुल एक ही थी। हम लोगों का मकसद एक ही था, हम लोगों का विजन जो था वो एक ही था, जिसको हम एक साथ मिलकर शेयर कर रहे थे। इन दोज वी वर पार्टनर्स। तो तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो इस पूरे के पूरे विजन के अंदर? लेकिन वहीं से क्रैकन बोलता है कि ओ बैरन, तुम्हें शायद ये बात पता नहीं है, लेकिन हम कभी पार्टनर्स थे ही नहीं, हम तो कभी एक साइड पे भी नहीं थे। और इसी तरह हम अगले पल देखते हैं क्रैकन यहाँ से निक फ्यूरी के पास आता है और अपने चाकू की मदद से उनके रस्सियों को काट देता है, और निक फ्यूरी बोलते हैं तुमने कुछ ज्यादा ही टाइट नहीं बांध दिया था? तो वहीं से क्रैकन एक डायलॉग बोलता है कि तुम एक बुढ़ी औरत की तरह क्यों बोल रहे हो फ्यूरी, और आपने ये डायलॉग पहले कहीं पे सुना हुआ है, और मैं चाहता हूं कि आप गैस करें कि ये डायलॉग किसने बोला था और ये शख्स कौन हो सकता है। तो कमेंट करिए फौरन से, और वीडियो के आखिर में देखिएगा कि आपका जवाब ठीक था कि नहीं। फौरन से कमेंट करिए, वीडियो को मैं यहीं पे रोक रहा हूँ 2 सेकंड के लिए।
लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि क्रैकन वहाँ पे बोलता है कि तुम्हारा सारा का सारा सामान इस ब्रीफ केस के अंदर मौजूद है। और हम देखते हैं कि बेसिकली क्रैकन जो यहाँ पे निक फ्यूरी की मदद कर रहा है, उनको उसने आज़ाद कर दिया, उसको एक ब्रीफ केस ला के दिया है और कहता है तो बताओ कि आखिरकार हम कहाँ पे थे, हम क्या बात कर रहे थे। तो बैरन बोलता है कि नेवर ऑन द सेम साइड, आखिरकार तुम कितने वक्त से मेरे साथ काम कर रहे हो और मेरी साइड पे नहीं हो, तुम कब से फ्यूरी के साथ मिले हुए हो। तो वहीं से क्रैकन मुस्कुराता और कहता है एक बहुत ही ज़्यादा लंबे अरसे से। अगर तुम इसको अच्छे तरीके से याद करने की कोशिश करो, आई एम श्योर कि तुम प्रोबेबली इस बात को अच्छे तरीके से याद कर ही लोगे कि किस तरीके से हम पहले जो है काफ़ी एक दूसरे के करीब हुआ करते थे। उस वक्त हमारे दरमियान ट्रस्ट और बेट्रेयल जैसी लाइन जो थी वो बहुत ही ज़्यादा करीब थी। अगर तुम याद करने की कोशिश करो तो ऐसा काफ़ी बार हुआ है कि हम दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब थे, हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे थे और उस वक्त मेरे पास जो है इस पूरे के पूरे ट्रस्ट और बेट्रेयल को कायम रखने के लिए एक लाइन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा पतली हो गई थी। उन वक्तों के अंदर मुझे बहुत कुछ रिस्क पे डालना पड़ा, अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए मुझे बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ा और वो मैं ही था जिसने निक फ्यूरी के सारे बैकअप को उस दिन डॉग के ऊपर बुलाया था, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी उस दिन खतरे के अंदर फंस चुकी थी। वो मैं ही था जिसने काफ़ी बार जो है PSI एजेंट्स को चकमा देने की कोशिश करी ताकि जब वो मेरा दिमाग पढ़ें तो वो मेरे दिमाग का असल हिस्सा ना पढ़ सकें। और कुछ वक्त ऐसे हुआ करते थे जहाँ पे मैं जानबूझ के स्पेसिफिक गलतियों को किया करता था, कुछ ऐसी गलतियां जो कि क्रैकन कर सकता है ताकि किसी का शक वो मेरे ऊपर ना जाए और कोई मेरे ऊपर सवाल ना उठाए। तो वहीं से बैरन बोलता है कि आखिरकार तुम किस तरह की गलतियों की बात कर रहे हो, तुमने ऐसा हमें क्या दिया है। तो कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक समझा कि यहाँ पे कुछ ऐसी अनफोर्सीन कॉम्प्लिकेशंस थी जिसके बारे में ना मुझे पता था और ना ही तुम्हें पता था। मैंने बहुत ही अच्छे लोगों को एक और के बेस के अंदर खोया था। इसके अलावा हम दोनों में से किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि कॉन्टेसा जो है वो हमें इतने बुरी तरीके से धोखा देने की कोशिश करेगी, और ये तो होना ही था क्योंकि वो तो एक स्लीपर एजेंट है फ्रॉम अ फैमिली ऑफ स्लीपर एजेंट्स। क्या तुम्हें ये पता भी था कि कॉन्टेसा कितने वक्त से मैडम हाइड्रा की जगह लेके बैठी हुई थी बैरन? मेरे ख्याल से तुम्हें इस बात का कोई अंदाजा भी नहीं होगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि क्रैकन फ्यूरी की तरफ देखता है जो कि तैयार हो रहे होते हैं और कहता है कि चलो कम से कम जब ये सारा का सारा मामला सामने आया कॉन्टेसा वाला, तो उस वक्त हम दोनों में से कोई भी उसके साथ रिलेशन में नहीं था। तो निक फ्यूरी बोलते हैं क्या इस वक्त तुम्हें सारी की सारी सिचुएशन को और मेरी शक्ल को देखते हुए लगता है कि मैं तुम्हारे घटिया जोक्स के ऊपर हंसने वाला हूँ? तो क्रैकन बोलते हैं एनीवेज, हमारी सबसे बड़ी गलती जो इतनी ज्यादा बड़ी थी जिसको मैनेज करना मेरे लिए तकरीबन इम्पॉसिबल था, ये एक ऐसी गलती थी जो कि हमें आज भी जो है हॉन्ट कर रखी है, और वो गलती कोई और नहीं बल्कि गॉर्गन है। हमें कभी इस बारे में पता ही नहीं था कि गॉर्गन और हाइड्रा का एक बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म पुराना कनेक्शन चल रहा है। तो वहीं से बैरन एकदम अपनी आंखें फाड़ता है और कहता है कि ओ माय गॉड, तुम तो मेरे ख्याल से डैनियल व्हाइट हॉल भी नहीं हो, यानी कि तुम तो क्रैकन भी नहीं हो, क्योंकि गॉर्गन जो था वो सिर्फ उसका ही सीक्रेट प्रोजेक्ट था। तो वहीं से हम देखते हैं कि क्रैकन बोलता है ओ तुम बिल्कुल ठीक समझ रहे हो, क्योंकि डैनियल व्हाइट हॉल तो बहुत अरसे पहले काफी ज्यादा बीमार हो चुका था और वो मशीनों के ऊपर था, और काफी साल पहले ही मैंने उसकी मशीनों का प्लग खींच के उसको बंद कर दिया है, और मैं उसको बहुत टाइम पहले ही मार चुका हूँ। और मैंने इस बात को कभी नहीं सोचा था कि डैनियल जैसा एक खतरनाक किस्म का एजेंट जो है वो अपनी जिंदगी की हर एक छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी बात को अपने एक सीक्रेट जर्नल के अंदर लिखता है। और जब मैंने उसके पूरे के पूरे जर्नल को देखा तो उसके अंदर उसने बिल्कुल अपने सबसे ज्यादा फेवरेट पीपल यानी कि अपने सबसे ज्यादा फेवरेट स्टूडेंट के बारे में भी जिक्र किया था, जो कि गॉर्गन था, और उसके जरिए ही मैं इस गॉर्गन को जो उस पूरे के पूरे हाइड्रा के अंदर लाने में कामयाब हुआ था। तो यहीं से बैरन चिल्लाता है गुस्से से और कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन है आखिरकार इस मार्क्स के पीछे जो कि मुझे इतने टाइम से धोखा दे रहा है। और अगले पल हम देखते हैं कि वहां पे बेसिकली क्रैकन अपने मार्क्स को उतारता है और यहाँ पे बैरन बोलता है इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये तो जेक फ्यूरी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये दरअसल कौन है। ये दरअसल निक फ्यूरी का जो है भाई, जिसको कॉमिक्स के अंदर काफ़ी टाइम पहले ही मार दिया गया था और बताया गया था कि ये जो एक ईविल एंटिटी है, ये क्रिमिनल है जो कि निक फ्यूरी से अक्सर दुश्मनियाँ करता रहता था। लेकिन अब जाके मैं ये बात पता चल रही है कि किस तरीके से डैनियल व्हाइट हॉल जो था यानी कि ओरिजिनल क्रैकन, उसको हमने एक एपिसोड में पहले देखा था कि किस तरीके से यहाँ पे जेक फ्यूरी ने जाके उसकी मशीन्स को बंद करके उसको जान से मार दिया था, जो कि वो मौत के बहुत ज़्यादा करीब था। और तब से लेके आज तक जो वो बेसिकली जेक फ्यूरी ही क्रैकन के रूप के अंदर मौजूद था, हाइड्रा के अंदर मौजूद था, बैरन का साथी था, बैरन के सारे प्लान उसको मौजूद थे। उसने ही आज तक जो कुछ भी होते आया है वो निक फ्यूरी के ऑर्डर के ऊपर किया है। तो ये जो रिविलेशंस हो रही हैं, ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट पार्ट इस पूरी की पूरी स्टोरी को खत्म करने के लिए, कि किस तरीके से जो सारी की सारी कंफ्यूजन है वो यहाँ पे सॉल्व की जा रही हैं। तो ऐसे निक फ्यूरी बोलते हैं कि जरा इसकी तरफ देखो छोटे भाई, लगता है कि इसने कोई भूत देख लिया है, लेकिन ये बताओ कि आखिरकार हम इस वक्त है कहाँ पे। तो जेक बोलता है कि हमारे पास टाइम खत्म होते जा रहा है, आई नीड टू चेक द वोट। तो फ्यूरी बोलते हैं कि हाँ जाओ तुम जाके उस सबको चेक कर लो, जब तक मैं यहाँ पे इससे कुछ बात कर लेता हूँ। तो वहीं से बैरन बोलता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि मैं जिस जेक फ्यूरी को जानता हूँ वो एक विलन बन चुका था और तुमसे अलग होने के बाद वो पागल हो गया था और उसके बाद उसने अपने आप को जान से मार दिया था, तो आखिरकार ये जिंदा कैसे है। तो वहीं से निक फ्यूरी बोलते हैं क्या तुम्हें वो पूरी की पूरी ज़ोडिएक थिंग याद है जो कि हमने 1961 के अंदर एक साथ मिलकर करी थी, जब एरीज नाम के एक बंदे ने हमें अलग अलग सीक्रेट मिशन के ऊपर चीज़ों को रिट्रीव करने के लिए भेजा था, और हम बेसिकली उसी मिशन के ऊपर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे निक फ्यूरी, जेक फ्यूरी
और डेविड थॉमसन मौजूद थे। यानी कि ये 3 लोग एक चीज़ को ढूंढने के लिए गए थे और वो लोग एक ताबूत को खोलते हैं, जहाँ पे बेसिकली जेक फ्यूरी ने यही बात बोली थी निक फ्यूरी को, तुम क्या बुढ़ी औरत की तरह चिल्ला रहे हो निक, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि हमें ये बात पहले नहीं दिखाई गई थी, लेकिन अब दिखाई जा रही है कि किस तरीके से उस पूरी की पूरी कबर के अंदर से अजीब और गरीब टेंटिकल्स निकलते हैं जो कि जेक फ्यूरी को पकड़ते हैं, और अगले पल कबर के अंदर से एक और जेक फ्यूरी बन के निकलता है। और निक फ्यूरी बोलते हैं, क्या तुम्हें वो बात याद है कि मैंने तुम लोगों को आके बताया था कि हमें वहां पे कुछ भी नहीं मिला? तो दरअसल वो मैंने झूठ बोला था। तो बैरन स्टकर बोलता है, क्या मतलब, तुम यहाँ पे एक कॉपी की बात कर रहे हो कि तुमने वहां पे जेक फ्यूरी की कॉपी बनाई? तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि कॉपी नहीं बल्कि डीकॉय, द ओरिजिनल वन, जो सबसे पहले डीकॉय था जिसको हमने बनाया था। तो वहीं से बैरन बोलता है, तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि जिस जेक फ्यूरी को हमने मरता हुआ देखा था, जो कि दुनिया में इतने टाइम से घूम रहा था, वो एक लाइफ मॉडल डीकॉय था? तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक समझे, क्योंकि जैसा कि मैं तुम्हें बताता चलूं कि इन सारे के सारे लाइफ मॉडल डीकॉयज को जब भी बनाया जाता है तो इनके अंदर फ्लॉज जो है वो एग्जिस्ट करते थे, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा जो है वो अनस्टेबल था। यानी कि इसके जरिए जो कोई भी जो है लाइफ मॉडल डीकॉय बनाई जाती थी उसके अंदर अपने जहनी प्रॉब्लम्स हुआ करते थे और वो ज़्यादातर विलनस पाथ के ऊपर ही निकल जाया करते थे। लेकिन उस दिन हमने सबसे पहली बार इस पूरी की पूरी डिवाइस को जब मैंने शील्ड के अंदर लगाया और लाइफ मॉडल डीकॉयज बनाना शुरू करे और इसके ऊपर प्रोडक्शन स्टार्ट करी, तो हमने इसके सारे के सारे मसलों को ख़त्म कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो ओरिजिनल कॉपीज हमने बनाई थी उसके अंदर ये मसले मौजूद थे, और इसी तरह हमें दिखाई जा रहा था कि किस तरीके से यहाँ पे जो जेक फ्यूरी इतने टाइम से एक विलन स्कॉर्पियो के नाम से घूम रहा था वो मर जाता है, लेकिन वो दरअसल वो असल जेक फ्यूरी नहीं बल्कि एक लाइफ मॉडल डीकॉय होता है। अब इसी तरह की कुछ सेम स्टोरी हमने याद है आपने कि हमने सीक्रेट एवेंजर्स के अंदर देखी कि किस तरीके से निक फ्यूरी की भी एक लाइफ मॉडल डीकॉय जो है वो घूम रहा है, जो कि इस वक्त विलन्स के साथ अजीबोगरीब प्लान्स बना रहा है, जिसको हम आगे जाके अपनी सीक्रेट एवेंजर्स के इश्यूज में देखेंगे। तो ये स्टोरी बिल्कुल उससे सेम मिलती जुलती है, क्योंकि वो भी जो निक फ्यूरी का लाइफ मॉडल डीकॉय था वो पहले बनाया गया था अर्ली मूवमेंट्स के अंदर। तो वहीं से बैरन बोलता है कि वाइल्ड एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग नेंसेंस टेक जो कि किसी का भी रूप धारण करके उसको दोबारा से एक क्लोन बना सकती है। तो बैरन बोलता है, ओ अगर इनमें से कोई एक डिकॉय मेरे हाथ लगता और मैं उनको पर्सनली देख पाता तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि ओ फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी एक से मिल चुके हो, तुम ऑलरेडी एक से इनकाउंटर कर चुके हो। तो बैरन बोलते हैं कि क्या मतलब, तुम किसकी बात कर रहे हो? तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि चलो तो मुझे ये सवाल का जवाब दो कि आखिरकार तुमने शील्ड के अंदर किस तरीके से घुसे? आखिरकार हाइड्रा जो है शील्ड के सारे सिस्टम्स को कैसे जानती थी? आखिरकार हाइड्रा जो है शील्ड को इतने टाइम से कैसे कंट्रोल कर रही थी? तो बैरन बोलता है कि चलो अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस सब के लिए मैंने सबसे पहले तलाश करा थॉमस डेविडसन को, जो कि तुम दोनों के साथ ही उसी मिशन के ऊपर गया था। मैं इस बात को जानता था कि जब वहाँ पे वो ज़ोडिएक का पूरा इवेंट हुआ था तो वो वहाँ पे मौजूद था, जिसने सबसे ज़्यादा साइंस टीम के लिए काम किया था, जिसने सारी की सारी चीज़ों को बनाया था। वही था जिसने वहाँ पे ज़ोडिएक के सिस्टम को बनाया था। और मैं इस बात को भी जानता था कि जब तुमने शील्ड बना के उसको अपने साथ लिया तो उसने ही शील्ड के सारे मॉडर्नाइज सिस्टम को डिज़ाइन किया है। लेकिन एक दिन वो मेरे पास आया, यानी कि हाइड्रा के अंदर आया, और वो बताना चाहता था कि किस तरीके से उसको पैसों की ज़रूरत है जो कि उसको शील्ड के अंदर नहीं मिल रही है। शील्ड के अंदर उससे काम करवाया जा रहा है जिससे वो अब थक चुका है और अब वो इस सबको खत्म कर देना चाहता है। उसने मुझे बताया कि किस तरीके से उसने शील्ड के सारे सिस्टम्स को एक न्यूअर टैग के ऊपर बेस किया है, जो कि वही सेम पुरानी ओल्ड लिवाइथन टैग है जिसको हमने वहाँ पिएटा के प्रोटोकॉल्स के अंदर इस्तेमाल किया था। उसने बस उसी को अपग्रेड करके शील्ड के सारे प्रोटोकॉल्स बनाए थे। और मैं इस बात को जानता था कि अगर मेरे हाथ ये सारी की सारी चीज़ों का कंट्रोल लग जाए तो इसका मतलब यह है कि मैं सारी की सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकता हूँ। मैं एग्जैक्टली हर एक चीज़ को जान पाऊंगा कि कहाँ पे कौन क्या कर रहा है, किसके साथ क्या चल रहा है, और शील्ड आखिरकार कर रही है तो क्या कर रही है। तो इसलिए प्रोफेसर ने मेरे लिए एक तरह का सुपर सिस्टम बनाया जिसके जरिए मैं खुफिया तौर से शील्ड के अंदर घुसा हुआ था उसके सिस्टम की मदद से, और शील्ड को पता तक नहीं चला कि किस तरीके से वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसके बारे में मुझे खबर पता चल रही है। लेकिन उस पूरे के पूरे कंप्यूटर के बन जाने के बाद खुद अपने हाथों से उसके दिमाग में गोली को उतार दिया ताकि इस चीज़ को कोई ना जान सके कि यहाँ पे क्या उसने मेरे लिए बनाया है, और ना ही कोई इसको कभी इस्तेमाल कर सके। ये वो कंप्यूटर था जिसके बारे में किसी को मैंने नहीं बताया था, यहाँ तक कि क्रैकन को भी इसके बारे में नहीं पता था कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ। इसका कंट्रोल सिर्फ मेरे पास मौजूद था। तो वहीं से निक फ्यूरी की तरफ देखते हैं घूरते हुए और कहते हैं, क्या तुम इस बारे में श्योर हो कि तुमने उसको जान से मार डाला था? तो बैरन बोलता है कि डोंट बी इडियट फ्यूरी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी आदमी को उसके सर के अंदर गोली मारूंगा और मुझे पता तक नहीं चलेगा कि वो मैंने उसको मारा है कि नहीं मारा है? आखिरकार तुम ये बच्चों वाली ओ जरा एक मिनट, मैंने शायद एक कॉपी को मारा है, क्या मैंने ठीक कहा? और इसी तरह दिखाया जाता है उस फ्लैशबैक के अंदर कि किस तरीके से वहाँ पे उस दिन जो है जेक फ्यूरी की कॉपी नहीं बनाई गई, बल्कि जेक फ्यूरी के साथ साथ डेविड थॉमसन जो था उसको भी उस पूरे के पूरे टेंटिकल्स ने अपने अंदर खींच लिया था और उसकी भी एक कॉपी को क्रिएट कर दिया गया था। और निक फ्यूरी बोलते कि तुम बिल्कुल ठीक समझे कि उस दिन वहाँ पे सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 कॉपीज को बनाया गया था। जेक की जो कॉपी थी उसके अंदर एक बीमारी थी जिसके जरिए वो मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर रखती थी, वो चीज़ों को भूल जाया करता था और वो एक विलेनस पाथ के ऊपर निकल गया। लेकिन वहीं पे अगर बात करें प्रोफेसर के एलएमडी की, तो वो जो था एक पैरानॉइड था, उसको हमेशा
हमेशा चीज़ों का डर लगा रहता था। मैंने शुरू में तो उसको काफ़ी ज़्यादा काबू करने की कोशिश करी, समझाने की कोशिश करी कि वो गलत काम ना करे, लेकिन उसके ही बाद जब मुझे लगा कि ये मेरे लिए बिल्कुल बेकार हो चुका है और वैसे भी असली प्रोफेसर तो मेरे पास मौजूद था ही, तो मैंने उसको इस बात के लिए कन्विंस करा कि किस तरीके से उसका जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है अगर वो हाइड्रा में जाके काम करे, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं वो बिल्कुल उसी तरीके के हैं। और मैंने ही उसको ये सारा का सारा मशवरा दिया कि किस तरीके से उसको तुम्हारे लिए काम करना चाहिए। प्रोफेसर एक बहुत ही बड़ा जीनियस था और मैं जानता था कि वो बिना काम किए बैठ नहीं सकता है, तो हमने इस बात को प्रेडिक्ट कर लिया था कि जब तुम उसको ऑफर करोगे अपने साथ मिलने के लिए तो वो मना नहीं करेगा और तुम्हारा पूरा पूरा साथ देगा। ये बात बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, उतनी ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी जितना ज़्यादा वो सिस्टम जिसको उसने यूज़ किया था, बिल्कुल उतनी ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल जितने वो सारे के सारे प्रोटोकॉल्स थे। और इसीलिए जो हमारा प्रोफेसर था उसने इन सारी की सारी चीज़ों को प्लान करके रखा हुआ था, क्योंकि हमारा जो प्रोफेसर था वो भी इन सारे के सारे प्रोटोकॉल्स को, इन सारे के सारे सिस्टम्स को जानता था, जो कि उसकी कॉपी यानी कि लाइफ मॉडल डिकॉय कर रखा था। तो इतने टाइम से जब तुम शील्ड के ऊपर नजर रख के हम सबको देख रहे थे, तो दरअसल हम लोग जो है वो तुम्हें देख रहे थे कि किस तरीके से तुम हमें देख रहे हो। क्या तुम्हें अब ये सारी की सारी बातें समझ में आ रही है कि यहाँ पे क्या चल रहा है? तो वहीं से बैरन बोलता कि ओ माय गॉड, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये कि मुझे इतने टाइम से लग रहा है कि मैं शील्ड को चला रहा था और शील्ड मेरे लिए काम कर रही थी, बल्कि आज तक जो सारा का सारा टाइम गुजरा है मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा था, क्योंकि पीछे से तुम ही मुझे मैनिपुलेट कर रहे थे। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से निक फ्यूरी ने पूरे के पूरे गेम का पासा पलट दिया। इतने टाइम से हम ये समझ रहे हैं कि बैरन स्ट्रकर जो है वो शील्ड के ऊपर कंट्रोल हासिल करके रखा हुआ था, वो शील्ड को कंट्रोल कर रहा था, उसको चला रहा था, लेकिन आज हमें यह बात पता चली है यहाँ पे कि किस तरीके से निक फ्यूरी ने इतने सालों पहले जो है एक लाइफ मॉडल डिकॉय टैग को जो है निकाला था। और जिस तरह से मैंने बोला था कि इन 3 मिशन के ऊपर 3 टेक्नोलॉजीज को हासिल किया गया था, इन तीनों एजेंसीज की जो है जो यानी कि शील्ड, हाइड्रा और लेवाइथन इनकी बेसिस बनी है। जहां पे हम बात करें तो वो जो सारे के सारे चेंबर्स से उनको लेवाइथन अपने साथ लेगा, जिसके जरिए वो अपने लोगों को रिजरेक्ट कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम हाइव की बात करें तो हाइड्रा के पास वो पूरी की पूरी पावर सोर्स मौजूद थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने हाइव प्रोग्राम को शुरू किया था और अजीब व गरीब मॉन्स्टर्स को बनाया था। और वहीं पर अगर निक फ्यूरी की बात की जाए तो वो जिस मिशन के ऊपर गए थे उसके बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया था, और यही निक फ्यूरी की सबसे बड़ी जीत थी कि किसी को नहीं पता था कि निक फ्यूरी के पास लाइफ मॉडल डिकॉय बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो उनके पास पिएटा वाले मिशन से आई थी, और इसलिए निक फ्यूरी हमेशा से हाइड्रा से कदम आगे थे। टू बी कंटिन्यूड।